दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दुनिया जहान से जुड़ी अहम खबरों का विश्लेषण करने के लिए आज हम फिर हाजिर हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे कि लंबे तनाव के बाद तुर्की और यूएई एक दूसरे के करीब क्यों आ रहे हैं और इससे तुर्की का कौन सा हित जुड़ा है। दूसरी खबर भी मध्य पूर्व से ही है, जिसमें जानेंगे कि इजराइल अरब देशों के साथ दोस्ती क्यों बढ़ा रहा है और इसका ईरान से क्या कनेक्शन है। और आखिर में जानेंगे कि दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को क्या चेतावनी दी है और दोनों मुल्कों के बीच मिसाइल रेस क्यों लगी है। लेकिन सबसे पहले बात तुर्की और यूएई की करते हैं। जब भी मध्य पूर्व का जिक्र होता है तब वहां की राजनीति में उथल पुथल और हलचल की चर्चा जरूर होती है। आए दिन यहां नए समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। मुस्लिम दुनिया की इसी खासियत के चलते पूरी दुनिया की निगाहें इन मुल्कों पर ही टिकी होती हैं। इस इलाके के दो मुल्क तुर्की और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच भी अब नए समीकरण बनते दिख रहे हैं। लंबी अदावत के बाद बीते दिनों दोनों मुल्कों के बीच गर्मजोशी देखने को मिली। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन यूएई के दौरे पर गए। 2013 के बाद ये पहला मौका है जब अर्दोआन ने यूएई की यात्रा की हो। ऐसा माना जा रहा है कि यह दौरा सालों की दुश्मनी के चलते तल्खी भरे रिश्ते को सुधारने की कोशिश है, ताकि आर्थिक साझेदारी की दिशा में बेहतर काम किया जा सके। इसकी एक वजह अर्दोआन की आर्थिक नीतियों के चलते तुर्की की बदहाल होती आर्थिक स्थिति भी है। पूरे मामले को समझेंगे। तुर्की और यूएई के बीच झगड़े की पृष्ठभूमि पर भी बात करेंगे। पहले दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। तुर्की उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया, उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान, दक्षिण पूर्व में इराक और दक्षिण में सीरिया और भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करता है। यह पश्चिम में एजियन सागर से भी सीमा साझा करता है। अब नीचे की ओर जाएंगे तो मध्य पूर्व के इस अहाते में संयुक्त अरब अमीरात ही है, जो अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर मौजूद है। यह सऊदी अरब और ओमान से सीमा साझा करता है। मध्य पूर्व के देशों की बात करें तो ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। मुस्लिम दुनिया के ये देश अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए लड़ते भी रहते हैं। ये देश कभी सुन्नी मुस्लिम के नाम पर लड़ते हैं तो कभी शिया मुस्लिम के नाम पर। लेकिन बात जब भी इस्लाम पर आती है तो ये देश हमेशा ही एकजुट दिखते हैं। मुस्लिम देशों को एकजुट रखने वाले इस्लामिक सहयोग संगठन के बैनर तले ये मुल्क अक्सर साथ दिखते हैं। बीते साल जब इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया तब ये देश बिल्कुल एकजुट थे। एक सुर में ये देश इजराइल को चेतावनी दे रहे थे। दिलचस्प बात है कि उस वक्त भी तुर्की और यूएई के आपसी रिश्ते तल्खी से भरे थे। सवाल है कि इन दोनों मुल्कों के रिश्ते खराब क्यों हुए। असल में इन दोनों मुल्कों के रिश्ते तभी खराब हो गए थे जब अरब देशों में अरब क्रांति अपनी बुलंदियों पर थी। एक तरफ उन देशों के तानाशाहों को सत्ता से बेदखल करने के लिए विद्रोहियों की बगावत जोरों पर थी, तो दूसरी तरफ यहाँ के मुल्कों के रिश्ते आपस में भी खराब हो रहे थे। इसकी एक वजह थी कि इसी अहाते के कुछ देश दूसरे देशों में विद्रोहियों को समर्थन दे रहे थे। तुर्की उन्हीं में से एक था। दरअसल मिस्र में तब होस्नी मुबारक का शासन था। वो करीब 30 सालों से मिस्र की सत्ता पर काबिज थे। मुबारक को सत्ता से बेदखल करने के लिए अर्दोआन मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन कर रहे थे। अरब क्रांति की आग जब मिस्र पहुंची तब मुबारक की सत्ता का खात्मा हो गया और वहां पहली बार मोहम्मद मोर्सी के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। लेकिन मिस्र में लोकतांत्रिक सरकार की आमद इस अहाते के कुछ देशों को रास नहीं आई। इसकी वजह थी कि यहाँ के ज्यादातर मुल्कों में राजशाही शासन व्यवस्था है। मिस्र की राजशाही व्यवस्था को उखाड़ फेंकने में अर्दोआन की भूमिका संयुक्त अरब अमीरात को रास नहीं आई। तभी यूएई और तुर्की के रिश्तों में तल्खी आ गई। यहाँ पर एक बात जो आपको सोचने पर मजबूर करेगी वो ये कि मुस्लिम ब्रदरहुड तो मिस्र की पार्टी है, फिर यूएई को इससे क्या खतरा था। असल में जब अरब क्रांति का आगाज हुआ तब मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अरब के दूसरे मुल्कों में भी इस दल ने हुकूमत के खिलाफ विद्रोही गुट तैयार किए। ट्यूनीशिया से सीरिया तक के निरंकुश शासकों को ये विद्रोही चुनौती पेश कर रहे थे। ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र से सत्ता बदलने का सिलसिला यमन तक पहुंच चुका था। ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात की हुकूमत को भी सत्ता खोने का डर सताने लगा। यूएई ब्रदरहुड को एक राजनीतिक और सुरक्षा खतरे के रूप में देखने लगा। लिहाजा तुर्की यूएई की आंखों में चुभने लगा।
लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। दौलत और तेल के लिए सुर्खियों में रहने वाले कतर के सामने 2017 में कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया। खाड़ी देशों ने एक सुर में कतर पर आरोप लगाया कि वो क्षेत्र में कथित इस्लामिक स्टेट और चरमपंथ को बढ़ावा दे रहा है। सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, यमन और लीबिया ने कतर से कूटनीतिक संबंध खत्म कर उसे अलग थलग कर दिया। सऊदी, यूएई, मिस्र और बहरीन से कतर के लिए हवाई, जमीनी और समुद्री रास्ते बंद कर दिए गए। इस संकट ने फिर से मध्य पूर्व की राजनीति को बदल दिया। तुर्की को अपना स्टैंड साफ करने को कहा गया तो उसने कतर का समर्थन किया। इसकी वजह थी कतर तुर्की में भारी निवेश कर रहा है। दूसरी वजह थी कि मिस्र या सीरिया में तुर्की के अभियानों में कतर ने उसका साथ दिया है। ऐसे में क्षेत्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कतर का अलग थलग पड़ना तुर्की को अकेला कर सकता था और इसलिए तुर्की कतर को खोना नहीं चाहता था। ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देने में कतर ने तुर्की का साथ दिया। लिहाजा इसी का बदला लेने के लिए अरब देशों ने दहशतगर्दी को शह देने के आरोप में उसे अलग थलग कर दिया। उधर लीबिया में तुर्की त्रिपोली की सरकार का समर्थन करता है, जबकि रूस के साथ संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र तोब्रुक की सरकार के साथ हैं। मतलब हर तरफ तुर्की और यूएई एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। यही वजह है कि कभी सशक्त मुस्लिम राष्ट्र रहे तुर्की को मध्य पूर्व में अलग थलग करने की कोशिश होती रही है, लेकिन एक कड़वी प्रतिद्वंद्विता पर लगाम लगाने की नीयत से दोनों देश आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए साथ आए हैं। इसकी बड़ी वजह है कि तुर्की आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। उसकी मुद्रा लीरा में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जनवरी 2021 में डॉलर के मुकाबले लीरा का मूल्य 7.3 था, वहीं साल खत्म होते होते इसकी कीमत गिरकर 16.69 तक पहुंच गई। तुर्की में सालाना महंगाई दर 48% तक पहुंच गई है। ऐसे में तुर्की को ऐसे व्यापारिक साझेदार की जरूरत है जो उसे मुश्किल वक्त से बाहर निकाल सके। ऐसे में तुर्की संयुक्त अरब अमीरात की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में यूएई तुर्की का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। जब दोनों मुल्कों के रिश्ते तल्ख थे, तब भी निजी क्षेत्र की साझेदारी में दोनों देशों ने ठीक ठाक व्यापार किया था। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि एक लंबे अरसे के बाद साथ आए दोनों मुल्क रिश्तों की कड़वाहट भुलाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। चलिए अगली खबर देखते हैं। बीते हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने खाड़ी देश बहरीन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों देशों ने स्थिर मध्य पूर्व क्षेत्र के निर्माण के तरीकों पर संयुक्त रूप से चर्चा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसी इजरायली प्रधानमंत्री की बहरीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। तुर्की और यूएई वाली खबर में हमने आपको बताया कि फिलिस्तीन इजराइल झगड़े के चलते मुस्लिम दुनिया के देश इजराइल को आंखें दिखाते हैं। इजराइल मुस्लिम दुनिया के देशों के लिए अछूत समझा जाता है, लेकिन हाल के वर्षों में अरब दुनिया के देश इजराइल की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और इसे लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। खाड़ी देशों में ईरान के साथ बाकी मुस्लिम देशों की लड़ाई को इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। अब्राहम समझौते को इन मुल्कों की दोस्ती की अहम कड़ी समझा जा रहा है। इस खबर में हम इजराइल में खाड़ी देशों की बढ़ती दिलचस्पी के कारणों को समझेंगे कि ये अब्राहम समझौता क्या है और ईरान खाड़ी देशों को इजराइल के करीब लाने की वजह कैसे बन रहा है। पहले ये समझिए कि अरब के मुल्क इजराइल को आंख क्यों दिखाते हैं। वैसे तो इजराइल तभी से अरब देशों के निशाने पर रहा है जब 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। इजराइल की बुनियाद तो डल गई, लेकिन कुछ बातों को लेकर पेंच फंस गया। वहां का स्थानीय तनाव क्षेत्रीय विवाद में तब्दील हो गया और यह तनातनी लंबे समय तक चलती रही। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स सहित कई क्षेत्रों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस विवाद में सबसे अहम मोड़ 1967 में आया, जब इजराइल और अरब देशों के बीच ऐतिहासिक युद्ध हुआ। इसे अरब इजराइल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अरब देशों की हार हुई, लिहाजा इजराइल और अरब देशों के बीच की तल्खी दशकों तक बनी रही। इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमारा एपिसोड आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हालांकि 2002 के मार्च महीने में बेरूत में अरब लीग के सम्मेलन में एक शांति योजना पर रजामंदी हुई,
इस योजना के तहत इजरायली कब्जे वाले सभी क्षेत्रों जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गोलन हाइट्स से इजराइल को पीछे हटना था। तय हुआ कि अगर इजराइल इन इलाकों में खुद को पीछे कर लेता है तो इसके बदले में अरब मुल्क इजराइल से अपने रिश्ते सामान्य कर लेंगे। इस योजना में अरब इजराइल जंग में बेघर हुए फिलिस्तीनियों को इंसाफ दिलाने का भी वादा था। इससे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और तब इजराइल पर वैश्विक बिरादरी ने दबाव बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन तभी फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास द्वारा इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने की घटना ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लेकिन इजराइल और अरब देशों के रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में अहम मोड़ 2020 में आया। 7 दशकों के दुश्मनों के बीच बर्फ तब पिघली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल से अब्राहम अकॉर्ड की नींव डाली गई। इस समझौते में इजराइल के अलावा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन भी शामिल हुए। इजराइल के साथ शांति बहाली और कूटनीतिक रिश्ते कायम करने पर रजामंदी हुई। इसी समझौते को आगे बढ़ाने के लिए इजरायली पीएम ने बहरीन की यात्रा की है। हालांकि ट्रंप के इस अभियान को बाइडेन प्रशासन ने भी बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इसमें अब तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। इस समझौते के दायरे में बाकी मुस्लिम देशों, खासकर खाड़ी देशों को भी लाने की योजना है, लेकिन अब तक यह मुमकिन नहीं हो सका है। सऊदी अरब जैसे बड़े मुस्लिम देश अब भी इस समझौते से दूर हैं। अब यहाँ 2 सवाल अहम हैं। एक ये कि बाकी मुस्लिम देश अब्राहम समझौते से क्यों नहीं जुड़ रहे, और दूसरा कि ये समझौते में शामिल होने वाले बाकी देशों की क्या मंशा है। पहले सवाल पर बात करें तो अब्राहम समझौते में शामिल होने से रिश्ते सामान्य तो हो जाएंगे, लेकिन इससे मध्य पूर्व के इलाके में शांति स्थापित होने की उम्मीद कम है। इसकी बड़ी वजह है कि इस समझौते में सारा जोर इजराइल और अरब देशों के रिश्ते को सामान्य करने पर दिया गया है और जो मूल समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और यही इस समझौते की मूल कमजोरी है। इन देशों की आपसी झगड़े की वजह इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अदावत है, यानी फिलिस्तीन मामले की अनसुलझी गुत्थी के चलते यहाँ तनाव रहता है, लेकिन इन बिंदुओं पर कोई खास काम नहीं किया गया है। इस समझौते में इसी पहलू की कमी है। यही वजह है कि सऊदी अरब जैसे देश अब्राहम समझौते में अब तक शामिल नहीं हुए हैं। गौर करें तो कुछ साल पहले तक इजराइल के खाड़ी के अरब देशों के साथ कोई राजनयिक रिश्ते नहीं थे, लेकिन हाल में ईरान को लेकर साझा चिंताओं की वजह से उनके बीच बातचीत हुई है। इसकी वजह है, चाहे इजराइल हो या यूएई या बहरीन जैसे देश, ईरान उन सभी का साझा दुश्मन है। खाड़ी देशों के बीच ईरान के बढ़ते दबदबे ने इन देशों को बेचैन कर दिया है। यमन और सीरिया में ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे सुन्नी मुस्लिम देशों को चुनौती दे रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि खाड़ी के तमाम देश इजराइल को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल जैसी ताकतवर खुफिया एजेंसी और सेना इन देशों के पास नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल भी न्यूक्लियर हथियार के मामले में ईरान पर नकेल कसना चाहता है। हालांकि ईरान के परमाणु हथियारों के विषय पर इजराइल के अलावा सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देश चिंतित भी हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री के कहने पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील से अपने कदम पीछे खींचे थे। यह भी सच है कि अरब मुल्कों में मिस्र और जॉर्डन के साथ इजराइल के पुराने संबंध हैं, लेकिन इन देशों के साथ ज़्यादा गर्मजोशी कभी नहीं दिखी। इसकी बड़ी वजह है कि सुन्नी अरब देशों में सऊदी अरब और यूएई बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। हालांकि अभी तक सऊदी अरब खामोश है, लेकिन माना जा रहा है कि यूएई के इजराइल के साथ समझौता करने से अब सऊदी भी ज़्यादा दिनों तक दूर नहीं रहेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिका सऊदी अरब को अब्राहम समझौते के दायरे में लाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। अगर अरब जैसे मुल्क ने इजराइल से हाथ मिलाया तब यकीनन फिलिस्तीन का सवाल पीछे छूट जाएगा, और कुछ अरब मुल्कों को यही सवाल मुश्किल में डाल रहा है। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। एक बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि उत्तर कोरिया घास खा सकता है लेकिन परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ सकता। मतलब ये कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों की जमाखोरी पर बड़ी ही तल्लीनता से काम कर रहा है। पुतिन का ये इशारा उत्तर कोरिया के उस हरकत की ओर था जिसमें वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने की होड़ में दशकों से लगा हुआ है। आए दिन वह मिसाइलों की टेस्टिंग करता रहता है। बीते जनवरी माह में ही उत्तर कोरिया ने कई बार बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किए। इनमें अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण भी था, जो 2017 के बाद पहली बार हुआ था। सवाल है
कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन ने उत्तर कोरिया के एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण पर चिंता जताई है और कोरिया प्रायद्वीप में संकट की चेतावनी दी है। उनके मुताबिक अगर उत्तर कोरिया अपने नाभिकीय या लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण पर रोक नहीं लगाता है तो कोरिया प्रायद्वीप जल्द ही संकट में घिर जाएगा। असल में हथियारों की होड़ को लेकर दोनों ही देशों में अक्सर ही तनाव बना रहता है। दक्षिण कोरिया भले ही उत्तर कोरिया की गतिविधियों को संकट की वजह बता रहा हो, लेकिन वो खुद भी इस मामले में पीछे नहीं है। उत्तर कोरिया के साथ साथ दक्षिण कोरिया भी आए दिन एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए मिसाइलों की टेस्टिंग करता रहता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे दोनों ही मुल्कों में मिसाइल को लेकर कोई रेस लगी हो। हालांकि कुछ महीने पहले ही मून जेई इन ने कोरियाई युद्ध के औपचारिक अंत की उम्मीद जताई थी, लेकिन मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि शायद ही इसमें कोई कामयाबी मिले। इसलिए आज समझेंगे कि दोनों मुल्कों में हथियारों की रेस क्यों लगी है। जानेंगे कि इन दोनों की इस रेस में कौन कौन से देश मददगार बने हैं और क्यों बन रहे हैं। पहले दोनों देशों को जानते हैं। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया कोरिया प्रायद्वीप के भाग हैं। दक्षिणी हिस्सा दक्षिण कोरिया है, जबकि उत्तरी हिस्सा उत्तर कोरिया कहलाता है। इस प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में चीन है और उत्तर पूर्व में रूस है। पूर्व में जापान सागर कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करता है। दक्षिण पश्चिम में पीला सागर कोरिया और चीन को अलग करता है। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आगाज हुआ तब कोरिया प्रायद्वीप पर जापान का कब्जा था, लेकिन जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर परमाणु हमला किया तब जापान की बुरी हार हुई। उसी समय जापान कोरिया से चला गया और उसे आज़ादी मिल गई, लेकिन कोरिया के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के बीच झगड़े के चलते कोरिया युद्ध शुरू हो गया। 1953 में युद्ध विराम तो हुआ, लेकिन औपचारिक तौर पर इसके खात्मे का ऐलान कभी नहीं हुआ। इसलिए दोनों मुल्कों के बीच तल्खी आज तक देखने को मिलती है। दोनों ही देश कोरिया युद्ध के समय से ही एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक और बात समझने लायक है कि कोरिया युद्ध के समय अमेरिका दक्षिण कोरिया का साथ दे रहा था, तो सोवियत संघ उत्तरी कोरिया के साथ था। ऐसे में उत्तर कोरिया अमेरिका को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। यह स्थिति आज तक देखने को मिलती है। दूसरी ओर बदलते वक्त के साथ जापान अमेरिका के करीब जाने लगा। ऐसे में जापान भी उसके दुश्मनों की जमात में शामिल हो गया। 1960 के दशक में उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल सुंग ने बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाने की अपील की। इसके पीछे जंग जैसे हालात में अमेरिका और जापान को रोकने की योजना थी। वे चाहते थे कि उत्तर कोरिया ऐसे रॉकेट बनाने में सक्षम हो जो जापान तक मार कर सकें। 1960 और 1970 के दशक के अंत में तत्कालीन सोवियत संघ और चीन उत्तर कोरिया के मददगार बने। इन देशों से उत्तर कोरिया ने मिसाइलें खरीदी, फिर हथियारों के लिए जरूरी चीजों को अपने यहां उत्पादन करने लगा। इसी दौरान उसने सोवियत संघ से SCUD-B मिसाइलें ली, यानी स्कड-B मिसाइलें, और यही उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम का आधार बनी। उत्तर कोरिया ने 1984 में घरेलू स्तर पर निर्मित पहली स्कड-B मिसाइल का परीक्षण किया, जिसका नाम हवासोंग-5 था। जैसे जैसे उत्तर कोरिया का मिसाइल कार्यक्रम आगे बढ़ा, दुनिया की चिंता बढ़ने लगी। हालांकि 1985 में उत्तर कोरिया परमाणु अप्रसार संधि की छतरी तले आ चुका था, लेकिन कुछ असहजताओं के चलते उत्तर कोरिया 2003 में इस समझौते से अलग हो गया। यही वो दौर था जब वहां की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पर्यवेक्षकों को देश से बाहर जाने को कह दिया था, क्योंकि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु कार्यक्रम में किसी की भी दखल मंजूर नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि 2006 से लेकर अब तक उत्तर कोरिया 6 बार परमाणु परीक्षण कर चुका है। साल 2018-19 में कूटनीति की ओर रुख करने के बाद 2019 में उत्तर कोरिया हथियारों के विकास के क्षेत्र में फिर से लौट गया। उधर दक्षिण कोरिया ने 1971 में अपना बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम शुरू कर लिया था। 1979 में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को मिसाइलों के उत्पादन के लिए जरूरी सामग्री और तकनीक मुहैया कराए। 1986 में दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली बैलिस्टिक मिसाइल ह्योनमू-1 का परीक्षण किया। इसमें वो कामयाब रहा, लेकिन अमेरिका के साथ हुए समझौते की एक बात ने दक्षिण कोरिया को मिसाइल कार्यक्रम के मामले में उत्तर कोरिया से पीछे कर दिया। 1979 के समझौते के तहत अमेरिका ने दक्षिण कोरिया को जरूरी सामग्री तो मुहैया कराई, लेकिन मिसाइल रेंज की सीमा 180 किलोमीटर तक सीमित कर दी। लिहाजा इस समझौते से उसकी शक्तिशाली मिसाइलों को विकसित करने की क्षमता सीमित हो गई।
बाद के सालों में अमेरिका ने जब प्रतिबंध हटाए तब दक्षिण कोरिया ने 2008 और 2020 के बीच अपने मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखा। इस दौरान कई ह्यूनमू श्रृंखला बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया गया। पिछले साल मई में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और मून जे इन लंबे समय से चले आ रहे प्रतिबंधों को खत्म करने पर राजी हुए। इससे दक्षिण कोरिया के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसा माना जाता है कि दोनों देशों के मिसाइल जमा करने की यह होड़ एक दूसरे पर वर्चस्व कायम करने की कोशिशों का नतीजा है। दोनों कोरियाई मुल्क अपनी पूरी ताकत के साथ मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहते हैं। परमाणु हथियारों को विकसित करने की पहली वजह है कि दोनों ही देश एक दूसरे के हमलों का जवाब देना चाहते हैं। उत्तर कोरिया सिर्फ परमाणु हथियार के सहारे ही आंखें नहीं दिखाता, बल्कि उसकी फौज दुनिया में सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। मौजूदा वक्त में करीब 13 लाख की फौज के साथ उत्तर कोरिया के पास दुनिया की चौथी बड़ी सेना है। उधर दक्षिण कोरिया ने भी 6 लाख सैन्य कर्मियों के साथ 8वीं बड़ी फौज रखी हुई है। मतलब ये हुआ कि सिर्फ एक दूसरे को जवाब देने के मकसद से ही दोनों देश अपने रक्षा कार्यक्रमों पर बेतहाशा पैसे खर्च कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इन देशों की लड़ाई में दुनिया के देश मददगार भी बन रहे हैं? असल में इन दोनों ही देशों की इस लंबी लड़ाई के पीछे दुनिया की शक्तियां खड़ी हैं। कोरिया युद्ध के वक्त से ही दक्षिणी हिस्से पर जहां अमेरिका का प्रभाव था, वहीं उत्तरी हिस्सा साम्यवादियों यानी रूस और चीन के मातहत काम करता है। उत्तर कोरिया को अपनी हरकतों के चलते अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। चेतावनी के बाद भी परमाणु परीक्षण के चलते उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था को पंगु करने के मकसद से अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में रूस और चीन मजबूती के साथ उत्तर कोरिया के साथ खड़े हैं। बीते जनवरी महीने में ही जब उत्तर कोरिया ने मिसाइल लॉन्च की, तब अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में कुछ उत्तरी कोरियाई नागरिकों पर प्रतिबंध की बात कही, लेकिन इस पर रूस और चीन ने अमेरिका का विरोध किया। हम बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिका और रूस के बीच ऐतिहासिक लड़ाई है, जिसकी वजह से ये दोनों देश हर जगह आमने सामने दिखते हैं। लेकिन उत्तर कोरिया के मामले में चीन का दखल समझना दिलचस्प है। हालांकि दक्षिण कोरिया और चीन के बीच 25 सालों से भी पुराने राजनयिक रिश्ते हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में दोनों देशों में पर्याप्त दूरियां हैं। इसकी वजह है कि चीन और उत्तर कोरिया के बीच सुरक्षा को लेकर 1961 में ही समझौते हो गए थे। ऐसा माना जाता है कि उत्तर कोरिया में साम्यवादियों का प्रभाव है, जबकि दक्षिण कोरिया में इससे अलग विचारधारा का प्रभाव। उधर चीन में भी साम्यवादियों की सरकार है। उत्तर कोरिया और चीन दोनों जगह एक दलीय शासन प्रणाली है। चीन उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन का समर्थन करता है। ऐसे में चीन खुद को वैचारिक स्तर पर एक दलीय राज्य के रूप में असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि अगर उत्तर कोरिया में कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो इसका सीधा असर चीन पर पड़ेगा। अगर वहां सरकार बदलती है तो चीन में लोग सत्ता के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह चीन के लिए माकूल साबित नहीं होगा। चीन को यह भी डर है कि अगर किम जोंग उन का शासन खत्म हुआ तो लाखों उत्तर कोरियाई नागरिक सीमा पार कर चीन आ जाएंगे। ऐसे में चीन पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और वहां बदइंतजामी पैदा हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि किम जोंग उन के सत्ता से बेदखल होने के बाद कोरिया का एकीकरण हो जाए। अगर ऐसा होता है तो एकीकृत कोरिया पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो जाएगा और ये चीन के हित में नहीं होगा। यही सब वो वजहें हैं जिसके चलते चीन मजबूती से उत्तर कोरिया के साथ खड़ा है। उधर अमेरिका और रूस भी भू राजनीतिक फायदे के लिए ही कोरियाई प्रायद्वीप में एक दूसरे के विरोधी बने हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि दोनों कोरियाई देशों की लड़ाई कभी खत्म हो पाती है या फिर नहीं। आइए अब जल्दी से नोट करते हैं आज के एपिसोड पर आधारित क्या क्या सवाल बन रहे हैं। पहला सवाल है, मध्य पूर्व में तुर्की बाकी अरब देशों से अलग थलग क्यों है? मध्य पूर्व की राजनीति के संदर्भ में वर्णन कीजिए। दूसरा सवाल है, अब्राहम अकॉर्ड क्या है? इस समझौते के दायरे में आने से अरब देश क्यों बच रहे हैं? वर्णन करें। और तीसरा सवाल, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच हथियारों की होड़ के पीछे क्या कारण है? चीन का उत्तर कोरिया के पक्ष में खड़े रहने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करें। तो दुनिया इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।